आज की युवा की सबसे खतरनाक आदत आपके अकॉर्डिंग क्या है और आप टॉयलेट में फोन लेकर जाना, कुछ दिनों के लिए फोन नहीं चलाते, कितनी बीमारियां दूर हो सकती हैं? या सोमनिया, नींद ना आने की दिक्कत, डिप्रेशन, वो बहुत तेजी से दूर होगी। फोन आज की मर्दानी के लिए कितना बड़ा विलन है आपके अकॉर्डिंग? इस बात को मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता हूँ। आपका पेट अगर खाली है तो आपको रोटी खानी पड़ेगी, वो उसी से भरेगा, तो कहीं ना कहीं आपको उससे मानसिक शांति तो मिलती है। आजकल हेयर फॉल बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत कॉमन। इसकी वजह क्या है? मोबाइल फोन, आपका ब्लू रेज उसमें से जो निकलती हैं। एक ऐसा कोई मिथ जिसको आपको सुनकर बहुत हंसी भी आती है बट गुस्सा भी आता है एट द सेम टाइम। शुगर वाले पेशेंट्स गुड़ खा सकते हैं, मतलब बहुत सारे बाबा बता रहे हैं कि गुड़ खा सकते हैं। अरे भैया, शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, वो निषेध है और शुगर वाले पेशेंट नहीं खा सकते। कि ऐसा कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 मिनिमम आवर्स सोना चाहिए, बट एक सक्सेसफुल इंसान बस 3 से 4 घंटे ही सोता है और वो इनफ है इंसान के लिए। बट ऐसा नहीं है। 6 घंटे वाली जो डेफिनेशन है, 7 घंटे वाली, वो एक नॉर्मल एवरेज है इंसान व्यक्ति के लिए। हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम आपके अकॉर्डिंग क्या है? सबसे बड़ा स्कैम तो यही है कि व्यक्ति को रोग होता है इतना सा और इतना बड़ा करके उसको दिखाया जाता है। मेल और फीमेल के लिए दोनों एक एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत वियर्ड चीज़ जो उनकी हैबिट होती है जन, वो कम से कम बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। और मेल्स के लिए जो है वो सबसे बड़ी चीज जो उनको क्विट करनी चाहिए, देर रात तक जागना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीना और एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के तहलका इंडिया के खास पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही नहीं बन सबके उम्मीद बनकर आते हैं। हम आज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बीमारियां जो लोग जनरली बात करना पसंद करते हैं बट सवाल नहीं कर पाते हैं। उनके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, हिचकिचाते हैं, बट उनके सॉल्यूशन के लिए उनको समझ नहीं आता कि किसके पास जाएंगे। तो मेरे साथ एक ऐसे इंसान है डॉक्टर निशांत गुप्ता, जो एक सॉल्यूशन, एक उम्मीद, सब कुछ वो मेरे सामने आज बनकर आया है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। जिन्हें हम आंवला मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी एग्जैक्टली। जी सर, तो मुझे आप बता सकते हैं थोड़ा कि व्हाट इज आंवला मैन ऑफ इंडिया? आंवला मैन ऑफ इंडिया की जर्नी बस ऐसे ही शुरू हुई थी कि आंवला मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। शास्त्रों में इसका व्याख्यान है, अमृत फल इसको कहा जाता है। और जब मैंने इस पर और रिसर्च करनी शुरू करी, वैसे मैं तो कोई नहीं हूँ रिसर्च करने वाला, बट जितनी मैं कर सकता था, तो मैंने पाया कि आंवले के कुछ प्रोडक्ट ऐसे और बनने की ज़रूरत है जो जनसाधारण तक आसान तरीके से पहुँचे, और उस तरीके से पहुँचे कि वो बच्चा भी खा सके, बुजुर्ग भी आसानी से खा सकें, और जो मिड लेवल के यूथ्स हैं और सभी आवाम उसको आसानी से यूज़ कर सके। तो बस वही प्रोडक्ट्स मैंने बनाने शुरू किए और एक कारवा बनता गया आप लोगों के प्यार के कारण और आप लोगों के साथ के कारण। और ये आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंची, मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, आंवला मैन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने भी थोड़ा सा, मेरी टीम ने भी इसका थोड़ा सा प्रचार किया और प्यार से आज ये समय आया कि सब लोग मुझे आंवला मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ग्रेट सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट के साथ। बिल्कुल। आज की युवा की सबसे खतरनाक आदत आपके अकॉर्डिंग क्या है और आपको क्या लगता है कि इस हैबिट के लिए मुझे रेड अलर्ट करवाना बहुत जरूरी है? टॉयलेट में फोन लेकर जाना। ऐसा क्यों? बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं, मैंने एक अपनी वीडियो में भी बताया है कि ई कोलाई और साल्मोनेला बैक्टीरिया और अदर वायरसेस जो होते हैं इसी तरह के, वो 6 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और जैसे आप टॉयलेट सीट पर बैठे, आप फोन लेकर बैठे हैं, तो आपके फोन पर वो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आपने लंच या डिनर कुछ भी किया, तो लोगों को आदत होती है उसके बाद फोन चलाने की। आपने उसको टच किया, वहां से आपको बहुत सारे ऐसे फीवर्स हैं जो आपकी बॉडी को लगेंगे। जो लोग कहते हैं कि मुझे बार बार एक साल में 2, 3, 4, 5, 6 बार फीवर्स होते हैं, उनका जो रीजन होता है वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में नहीं आता, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। और उसके अलावा भी कॉन्स्टिपेशन जो वो है वो क्रिएट करता है यदि आप टॉयलेट में फोन लेकर जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाता उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए आप जहां पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप टॉयलेट में जिस कार्य को करने के लिए बैठे हुए हैं, वहां पे फोन चला रहे हुए हैं, आपका ध्यान फोन में है, तो आपको जिस काम में 5 मिनट से 10 मिनट लगने वाले थे, उसमें आधा से ज्यादा घंटा तक लग सकता है। और इसीलिए आज के समय में कॉन्स्टिपेशन की डिजीज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट होती जा रही है। तो जो लोग कहते हैं हमें कुछ इलाज बता दीजिए कॉन्स्टिपेशन का, मेरी कॉन्स्टिपेशन ये दवा खा के भी ठीक नहीं हुई, तो भैया फोन ले जाना छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिपेशन का आधा इलाज तो वैसे ही हो जाएगा। दैट्स ट्रू। आपने अभी फीवर के बारे में बात किया कि कुछ लोगों को 4 से 5 बार फीवर होता है, बट ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपको साल भर में कम से कम 1 से 2 बार फीवर ना है तो वो भी एक बड़ी बीमारी हो सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तरह से ये शोधन क्रिया होती है। फीवर, ज्वर आना, आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो ज्वर आपका आता है वो बहुत सारे, जब हम उसके बाद
बेसिकली आयुर्वेदा में क्या है, एलोपैथ की अगर हम बात करें तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह और बाकी की दवाइयां खाते हैं, बट आयुर्वेद कहता है कि फीवर के समय में लंघनम परम औषधम, लंघन आप कीजिए और केवल लंघन करने से आपका फीवर ठीक हो जाएगा। गर्म पानी का सेवन कीजिए। तो उस समय में आपने सुना भी होगा, आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या उपवास के दिनों में रहते हैं, तो जापान के एक डॉक्टर हुए हैं, उनको इस पर अवार्ड भी मिला है, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है कि बहुत सारे हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं हार्मफुल, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद को हील अप करती है। और आजकल जैसे फैटी लीवर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, किडनी की डिजीजेस बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में तो यदि आप उपवास करते हैं, लेकिन एक तरह से वो मैसेज है ज्वर आना आपकी बॉडी को कि मैं अपनी बॉडी को हील अप करने के लिए तैयार हूं और आपको इस समय में कुछ भी खाना पीना नहीं है। उस समय में मुंह का स्वाद जो है वो कड़वा रहता है, तो वो इसीलिए मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, बॉडी आपको मैसेज दे रही है कि आपको इस समय में कुछ भी खाना पीना नहीं है। बट आजकल का चलन इस तरह का है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाने से पहले पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे खाना क्या है, तो आपको खाना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उपवास करना है। ऐसे समय में बॉडी अपने आप को आपको कहती है मुझे हील अप होना है, और वो थोड़ा सा आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज हार्मफुल जो होंगे वो शरीर के अंदर उनका विनाश होता है। तो इस वजह से ज्वर आना भी जरूरी है, साल में 1-2 बार, बट उससे ज्यादा आ रहा है तो वो डिजीज है। ओके। एक टाइम था जब आयुर्वेद का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता था कि अगर कुछ मेडिसिन नहीं काम करती थी तो जनरली लोग वही प्रेफर करते थे, बट ऐसा लोगों का मानना है कि वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम करता है। तो क्या आपके अकॉर्डिंग सच में आयुर्वेदा स्लो है या नहीं? चलिए मैं आपको इसका एक अच्छा से एग्जांपल देता हूं। आप एलोपैथ में जाते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है, भले ही वो होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है या फिर एलोपैथ है, तो उसमें अपनी एक उनकी लिमिटेशन है। एलोपैथ में आप जाएंगे हाइपरटेंशन के लिए, ये आप गोली आपको सुबह जरूर खानी है, आप भोजन भूल जाइए बट गोली मत भूलिएगा। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं डायबिटीज जैसी दिक्कतों के लिए, ये दवा सुबह और शाम आपको खानी है, ये इंसुलिन माता जी आपको इंजेक्शन लगाना है, इसको मत भूल जाइएगा, तो ही आपकी डिजीज कंट्रोल होगी। तो कहाँ, वो भी कहाँ तेजी से काम कर रहा है। आप दिल्ली गए, दिल्ली से फिर कहीं और गए, करनाल चले जाइए, पानीपत चले जाइए, फिर मेरठ चले जाइए, फिर दिल्ली चले जाइए, इससे उस डॉक्टर के पास, उससे उस डॉक्टर के पास, उससे उस डॉक्टर के पास। तो कोई बीमारी यदि हो जाती है, जैसे कि मैं बात यदि फीवर की करूं या मैं बात नजले जुकाम की करूं, तो मोस्टली उनको 3 से 5 दिन लगते हैं। आजकल के समय में जो सबसे ज्यादा बुखार देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं विषम ज्वर। अगर मैं आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, विषम मींस जो विषम संख्या में होगा, 3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा, तो उतने दिन वो रहेगा ही रहेगा। उसके बीच में आप आयुर्वेदा की दवाएं खाइए। आप अगर ये सोचते हैं कि अरे मैं तो आयुर्वेद की दवाई खा रहा हूं, मुझे 3 दिन ठीक नहीं हुआ, 5 दिन से ठीक नहीं हुआ, 7 दिन से ठीक नहीं हुआ, अरे भैया आपको विषम ज्वर है, वो इतने दिन रहेगा ही रहेगा। आप उसके बीच में एलोपैथ का या किसी भी ऐसी मॉडर्न साइंस का प्रभाव ऐसा है व्यक्ति के दिमाग पे कि वो 3 दिन दवा खा लेता है, 5 दिन दवा खा लेता है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं ठीक हो गया। बट आयुर्वेद में भी आप खाते तो आयुर्वेद में भी इतने दिन में ठीक होते। तो स्लो और फास्ट का कोई भी किसी भी तरह का कहना चाहिए कोई डेफिनेशन नहीं है। आदमी को सर में दर्द हुआ और आप कहने लगे कि भैया मुझे सर में दर्द हो गया, मैंने कोई पेन किलर खा ली एलोपैथ में, तो पहली बात तो वो है कि आपको वो साइड इफेक्ट देके जाएगी। चलिए फॉर द टाइम बिंग आपने उसको इमरजेंट लेवल पे यदि आपने कोई दवा खा भी ली तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। बट आयुर्वेद कहता है कि ये साइंस तो ऐसी है कि आप अपनी जीवन शैली ऐसी कीजिए कि आपको सर दर्द हो ही ना, आप उसको खुद पहचान सके। बट आज हम उन चीजों से हट गए हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कोई भी साइंस बुरी नहीं है। साइंस मतलब साइंस तो सब है, बुरा और अच्छा तो साइंस में कुछ भी नहीं होता, बट पैथी कोई भी बुरी नहीं है। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन होती है। आगे जैसे जैसे ये पॉडकास्ट या कह सकते हैं हम लोगों के लिए इंटरव्यू चलता जाएगा तो वो चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या एड्रेस करना चाह रहा हूं। तो इसी तरह से अपनी वीडियोस में भी मैं कहता हूं शुरुआती स्तर की यदि आपको दिक्कत है तो हमारे सामने बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ऑनलाइन पेशेंट्स आते हैं, सर रील में तो आपने ये बताया था, तो क्या आप मेरी कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं करेंगे? अरे भैया कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए आपको ओपीडी में आना होगा, दिखाना होगा, केस हिस्ट्री लेनी होगी, सारी चीजें रील्स में पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआती स्तर की दिक्कतों के लिए खास ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं इसके रिएक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं, बट अगर आयुर्वेद अगर काम नहीं भी करेगा बट आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली अगर कोई मेडिसिन मेरी बॉडी में तो रिएक्ट करेगी ना, अगर मैं कोई चीज लूंगी तो। आपका सवाल बहुत अच्छा है। एवरीथिंग अंडर द सन हैज इट्स ऑन साइड इफेक्ट।
दो चीजें होती हैं, एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट आयुर्वेदा में भी है बट एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। जिसको आम भाषा में हम लोग साइड इफेक्ट बोलते हैं वो दरअसल साइड इफेक्ट नहीं होता, वो एडवर्स इफेक्ट होता है जो अमूमन एलोपैथ दवाएं खा के हमें मिलता है। आयुर्वेद में क्या होता है कि जिस औषधि के अंत में रस लगा हुआ है, यानी उसमें पारा और गंधक की मात्रा होगी, उसमें हैवी मेटल्स भी होंगे, तो वो एक दक्ष चिकित्सक की देखरेख में आपको लेने चाहिए। बट आपने यदि दक्ष चिकित्सक की देखरेख में वो नहीं लिए, लंबे समय तक खाते रहे, तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। अब रात को यदि आपने उड़द की दाल खाई थी, तो आप किसी को हो जाता है जी मुझे दर्द हो गया मेरे घुटनों में उड़द की दाल खा के, तो उड़द की दाल भी एक प्रकार की दवा है, हल्दी भी एक प्रकार की दवा है, नमक भी एक प्रकार का दवा है। तो आपने नमक ज्यादा खा लिया तो हाइपरटेंशन क्रिएट होगा ना। आपने कोई वातज यानी वात बढ़ाने वाली कोई दाल कोई सब्जी आपने खा ली तो आपको वो दिक्कत तो आएगी ना। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि दूध के साथ मूली का सेवन नहीं किया जाता, विरुद्धाहार है। मछली का सेवन नहीं किया जाता, विरुद्धाहार है। तो आयुर्वेद में तो भैया पहले से लिखा हुआ है, इसीलिए तो लिखा हुआ है कि उनका एडवर्स इफेक्ट भी आएगा, साइड इफेक्ट भी आएगा, तो वो विरुद्धाहार है, इसलिए उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये जो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट की परिभाषा है, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मेरे बहुत सारे मित्रगण जो हैं, जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने ही ये चलन चलाया हुआ है। लोगों को एक्चुअली चटपटी बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, आसान रास्ता। मैं हमेशा कहता हूं कि कामयाब होने के लिए लोग कहते हैं ना शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कामयाब होने के लिए शॉर्टकट होते हैं, बट पहले लंबे रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब वो आपको शॉर्टकट दिखेगा कि शॉर्टकट इस रास्ते से निकल रहा है, तब अगले दिन उस शॉर्टकट से जा सकते हो, बट पहले तो लंबे रास्ते पे चलना पड़ा ना। तो इसी वजह से मैं कहता हूं एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है, जो आयुर्वेद में बहुत नगण्य संभावना है, और साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। कई बार हल्दी आपने ज्यादा खा ली तो आपको जलन हो सकती है। सर्दियों में लोग अदरक की चाय पीते हैं, आपने भी पिलवाई थी मुझे स्टूडियो में आने से पहले आने पर। तो अदरक अगर ज्यादा होगा तो लोगों को बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन में जलन जो लोगों को ज्यादा हो जाती है सर्दियों में, वो इसी वजह से होती है कि अदरक कहते हैं भैया ज्यादा डाल देना शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। नहीं भैया, उसकी एक लिमिट है। ओके आपका लुक काफी डिफरेंट है बाकी डॉक्टर्स से अगर मैं बात करूं। अच्छा, इसका रीजन क्या है? जो आपने जो अपने सर पे जो सर्कल तरीके से आपने जो टीका लगाया है, मतलब उसका रीजन क्या है? ये क्या आपके प्रोफेशन या किसी चीज से रिलेटेड है या किसी और चीज से? नहीं, इसके पीछे भी औषधीय लाभ है। बड़ा अच्छा सवाल फिर से आपने किया, थोड़ा सा पर्सनल है बट फिर भी बता देता हूँ, राज खोल देता हूँ आज। ये एक्चुअली एक दारुल हल्दी करके एक हल्दी आती है, वो सब्जी वाली हल्दी नहीं होती, पेड़ की छाल लकड़ी होती है। दारुल हल्दी और केसर, इसमें सिर्फ दो चीज है, और ये मानसिक शांति के लिए, जिन लोगों को मानसिक कार्य बहुत अधिक करना पड़ता है उसको, और आपके चक्रास को ये एक्सजरेट करती है, शांत रखती है, आपके मस्तिष्क आदि को, बहुत ज्यादा जिनको मानसिक कार्य करने पड़ते हो। तिलक यदि आपने इतना सा लगा लिया तो उसका ना तो लाभ होगा कुछ भी, कम से कम इतना बड़ा तो लगाइए कि सामने वाले पे भी प्रभाव उसका सकारात्मक पड़े, देखने में अच्छा लगे, क्योंकि ये चीजें आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, तो हर चीज का एक सकारात्मक प्रभाव होता है। तो ये दारुल हल्दी और केसर का तिलक है। और जो लोग मेरा पॉडकास्ट आर देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि यदि वो मानसिक शांति लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। उद्गीत करना चाहिए, उज्जाई, भ्रामरी जैसे जो प्राणायाम है वो फॉलो करने चाहिए। बट इसके साथ साथ आपको, यदि आपका प्रोटोकॉल आपको अलाउ करता है, तो आप दारुल हल्दी पंसारी से ले लीजिए, उसको चंदन की तरह घिसिए, उसमें थोड़ा सा केसर डालिए और उसको मस्तिष्क अपने तिलक धारण उसको कीजिए, उसका बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप केसर को स्पेशली अगर आप लगाते हैं तो आपकी सक्सेस के पीछे मतलब इसका एक रीजन बन सकता है वो, और ऐसा मुझे भी कई पंडितों ने बोला है ये चीज। चलिए, आज मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दैट्स ग्रेट। कमिंग बैक टू पॉडकास्ट क्वेश्चन, हम बहुत, आज की जो जनरेशन है, ये हम इनफैक्ट कोई भी जनरेशन हो, हम लोग बहुत ज्यादा फोन के लिए पीछे रहते हैं कि हम फोन के बिना रह नहीं सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ दिनों के लिए फोन नहीं चलाते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के लिए, कितनी बीमारियां दूर हो सकती हैं या क्या हो सकता है उसके लिए? देखिए, उससे अभी मैंने बताया था कि बहुत तरह के जो अज्ञात बुखार होते हैं, जिनका पैथोलॉजिकल स्टेटस भी नहीं पता चल पाता, किस वजह से है, क्यों है, क्या है, वो तो कम से कम दूर होंगे ही होंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है आजकल के लोगों को, वो दूर होगी। उसके अलावा इंसोम्निया, नींद ना आने की दिक्कत, डिप्रेशन, वो बहुत तेजी से दूर होगी। क्योंकि अपनों से तो हम कट गए, जहां मुझे आपके साथ समय बिताना चाहिए था, अपनी बहन के साथ, अपनी मदर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, वो समय तो हम उनको दे ही नहीं पाए क्योंकि हम फोन में लगे हुए हैं।
बट ऐसा नहीं है, आज के समय में अगर फोन का अच्छे तरीके से आप यूज करते हैं वो भी एक अच्छा मित्र आपका हो सकता है, बट लोग अति उसकी कर देते हैं, तो ये कम से कम दिक्कतें तो दूर हो सकती है। जो ईडी जो बीमारी है, क्या आपको लगता है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो अकेलेपन की वजह से ये शुरू होता है या किसी और उसका रीजन कुछ और है? नहीं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं आज के समय। इसका वन ऑफ द रीजन अकेलापन है? हाँ, वन ऑफ द रीजन अकेलापन है, और हाइपरटेंशन उसका एक रीजन है, डिप्रेशन उसका एक रीजन है। उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वजह से ईडी भी होता है। और ईडी मैं क्लैरिफाई कर दूं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपके जो पर्सनल लाइफ की दिक्कतें होती हैं उसको आम भाषा में शॉर्ट फॉर्म में ईडी बोला जाता है। और इसके ऊपर हम लोगों ने कार्य किया है, मेडिसिन भी कई तरह की हम लोग इसके ऊपर बनाई है हमने, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका है। जैसे क्रीडावटी करके है, और चिलगोजा पाक करके है, मस्तगी वटी करके है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं। उनके कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरह से दिए जाते हैं अलग अलग तरह के पेशेंट्स को। तो कभी फिर से मौका मिला तो उसके बारे में विस्तार से जरूर बात करेंगे। जरूर। आपके बहुत सारे रील्स हमेशा वायरल होते हैं, जिसमें से मैंने एक रील देखा था कि एक पेशेंट आपसे पूछता है कि ठंड की वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बट आपने बोला कि ये ठंड का रीजन है, इसका रीजन कुछ और है। तो वो आपस में क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली वो रीजन क्या है, क्योंकि आई थिंक आमतौर पर हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है कि ठंड के दिनों पे हम बाकी दिनों से ज्यादा हम वॉशरूम जाना प्रेफर करते हैं। देखिए, ठंड में हमारी बॉडी का जो प्रकृति होती है वो इस तरह की प्रकृति होती है कि जो जल तत्व है बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहती है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और एक तरह से वो मल है बॉडी का, मतलब एक मल कहना चाहिए जो शरीर के अंदर नहीं पड़ा होना चाहिए ज्यादा समय तक के लिए, तो वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है बॉडी बार बार। बट आज के समय में जो ज्यादातर देखा गया है, 40 वर्ष की उम्र के बाद आपको प्रोस्टेट की दिक्कतें हो जाती हैं। उसके अलावा महिलाओं में जो आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि छींकते वक्त, खांसते वक्त, उठते बैठते वक्त, हंसते वक्त आपको 1-2 ड्रॉपलेट यूरिन की पास ऑन हो जाती है। तो उसकी वजह से व्यक्ति को लगता है कि मुझे ये दिक्कत सर्दियों में ज्यादा हो रही है, बट वो दिक्कतें गर्मियों में भी होती हैं। तो यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम किसी को है तो सोने जाने से 1 घंटा पहले थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हैं यदि आपको डायबिटीज नहीं है। और दिन में आप केले पर, पके हुए केले पर थोड़े से भुने हुए सफेद तिल डालकर खा सकते हैं। ये फॉर्मूला इतना बेहतरीन काम करता है, जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं कि 1 महीना से 40 दिन तक यदि आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके। आपको आंवला मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? मुझे इसके पीछे एक रीजन जानना, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे रील्स देखी और कहीं ना कहीं आपको एक अवार्ड भी मिला है, आंवला मैन ऑफ इंडिया। मैंने आंवला को लेके बहुत ज्यादा काम किया है। आंवला को शास्त्रों में अमृत फल की उपाधि दी हुई है और मुझे बड़ा पसंद है ये फल। ऑल्दो ये, इसके बारे में खास बात मैं और बता दूं कि आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस होते हैं। रस मतलब स्वाद। आयुर्वेद में क्या मतलब 6 प्रकार के स्वाद ही होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन्हीं से कॉम्बिनेशन से हजारों लाखों स्वाद बन जाते हैं। तो आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसमें केवल लवण टेस्ट नहीं होता, बाकी के 5 टेस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। और वो ये 6 के 6 रस, 6 के 6 स्वाद बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये इसलिए मुझे फल पसंद है और आयुर्वेद में इसका व्याख्यान है इसलिए पसंद है। तो जो आंवला है वो केवल समझ लीजिए पाउडर तक या आंवले के 2-4 प्रोडक्ट्स और जो मार्केट में आते हैं उस तक कन्फाइन होकर रह गए थे। बट शास्त्रों में इसका व्याख्यान है। राग खांडव करके एक प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल मिठाई की तरह बनाते हैं। तो ये मैंने जब प्रोडक्ट को उसको बनाना शुरू किया तो ये इतना ज्यादा मेरी रील्स की तरह वायरल हुआ कि मेरी रील से भी ज्यादा वायरल हुआ। उसमें हम सफेद तिल लगाते हैं, गुलाब जल, केवड़ा, प्रवाल पिष्टी, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट। तो वो एक तरह का मुरब्बा जो आपने आंवले का खाया हुआ थोड़ा थोड़ा उस तरह का होता है खाने में। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं आज, वो खा के देखना आप लोग भी। जरूर। और वैसे आपके मित्रों ने खाया होगा, वो हो सकता है आप उसको खाने से चूक गए हो, उसको खाइएगा। और बस आंवला मैन के पीछे की यही कहानी है। लोगों को पसंद आया और भारत सरकार तक मेरी आवाज पहुंची। वहां तक कैसे पहुंची ये भी एक लंबी कहानी है। अवार्ड मुझे इसके ऊपर मिला, आंवला मैन ऑफ इंडिया का, और प्यार से बस ये इतना प्रचलित हुआ कि सब लोगों की जुबान पे चढ़ गया, डॉक्टर निशांत गुप्ता इक्विवेलेंट टू आंवला मैन ऑफ इंडिया। ओके, नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि पॉर्न आज की मर्दांगनी के लिए कितना बड़ा विलन है आपके अकॉर्डिंग? इस बात को मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता हूं कि पॉर्न आज के समय में मर्दानगी के लिए कितना बड़ा विलन है।
पॉर्न एक तरह से हम गलत और गंदे तरीके से प्रचारित करते हैं, और पॉर्न जो 99.99% पे होते हैं, जिस लेवल पे वो आजकल शूट हो रहे हैं, वो इस तरीके से हो रहे हैं कि वो नहीं होने चाहिए। बट अगर मैं बात करूं कि अकेले पलों में आप लोग बैठे हुए हैं और आपको देखिए, भूख अगर आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की है, आपका पेट अगर खाली है तो आपको रोटी खानी पड़ेगी, वो उसी से भरेगा। तो कहीं ना कहीं आपको उससे मानसिक शांति तो मिलती है। बट यस, आपने अल्कोहल का एक पैग लिया तो आप एक पैग पर रुके नहीं रहेंगे, वो 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे। तो इसी तरह से उसकी भी अति हो जाती है, और जब पॉर्न की अति हो जाती है तो वो व्यक्ति की शरीर को और मानसिक स्थिति को विकृत करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा खराब है। हमें इससे बाहर आना है। किस तरह से बाहर आना है? इसके लिए कोई दवा नहीं होती मुंह से खाने वाली। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगा, जो मानसिक शांति के लिए कुछ योगा होते हैं, जैसे कि उद्गीत है, ब्राह्मरी है, उज्जाई है, ये सारी होते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इस तरह के तिलक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हेयर लॉस के ऊपर है कि आजकल के टाइम पे हेयर लॉस बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया है। पहले एक टाइम था जहां पे बोला जाता था कि सिर्फ ठंड में थोड़ा हेयर फॉल होता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स की जैसे, बट आजकल हेयर फॉल बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत कॉमन, मेल फीमेल्स दोनों में। इसकी वजह क्या है? क्या खान पान है या फिर कुछ और? नहीं, खान पान तो है ही, बट मोबाइल फोन, आपका ब्लू रेज उसमें से जो निकलती हैं वो बहुत ज्यादा है। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात हजम ना हो, बट आप खासकर सर्दियों के दिनों में तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, उसी तरह से बरसात में बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अक्सर जो है रजाई, ब्लैंकेट, कपड़ा उड़ के सोता ही है और मोबाइल भी चला लेता है। तो उस समय में जो ब्लू रेज होती हैं, जब वो आपके हेयर फॉलिकल्स तक जाती हैं तो उसको डेटेरियोरेट करती हैं और ज्यादा खराब करती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे मार्केट में इस तरह के तेल आजकल प्रचारित हो रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आप इसको लगाएंगे तो बाल आपके घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। देखिए, एक उम्र के बाद तो, सर्टेन लेवल के बाद तो आपके बाल गिर सकते हैं, बट आजकल के बच्चों में 16, 17, 18, 20 साल की उम्र में जो बाल देखे जा रहे हैं कि सर बिल्कुल खाली हो जाता है, तो उसके पीछे मोबाइल फोन का में से जो ब्लू रेज निकलती है वो है, और उसके बाद खान पान है। और खान पान में भी मार्केट में जो, यदि आप जैसे जा रहे हैं नूडल्स वहां पे खा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, इस तरह का फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें जो अजीनामोटो डलता है, खारापन जिसमें एक विशेष प्रकार का आता है, जो पीपरमेंट की तरह नमक आपने देखा होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको बोला जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में वो बैन भी है, भीमा जहर की उसको उपाधि दी हुई है। वो सबसे बड़ा रीजन है आपके हेयर फॉल का। तो मैं तो यही कहूंगा कि आजकल जो मार्केट में ऑयल्स बनते हैं वो उस तरीके से बनते ही नहीं, और जो वीडियो में भी प्रचारित किया जा रहा है कि आपने भी सुना होगा कि भृंगराज का तेल, उसमें तेल में आप भृंगराज पका लीजिए, ऐसे तेल बनता ही नहीं है। पहले आपको भृंगराज को, आंवला को, या जो भी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स उस तेल के हैं, वो पहले 8 गुना पानी में पकाया जाएगा। जब वो पानी पकता पकता 1/4 रह जाएगा, उस पानी को छाना जाएगा, उस पानी को तेल के अंदर डाला जाएगा, फिर वो तेल के अंदर पकता पकता सारा पानी जल जाएगा, तो उस विधि से तेल बनेगा। बट इस विधि से जो तेल बने हैं वो थोड़ा सा महंगे हो जाते हैं, लोग उनको समझते हैं महंगा, बट वो कंपैरेटिवली अगर हिसाब लगाया जाए तो वो महंगे नहीं होते। 30 ml या 100 ml यदि वो तेल आपको 500, 700, 1000 रुपए का मिल रहा है, तो वो उस वाले तेल से बहुत ज्यादा सस्ता है, जो आपने 100, 200 रुपए के चक्कर में 100, 200 ml ले लिया। क्योंकि आप आंवला तेल उठा के देखिए, मैं बेट करता हूं किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का, वो उसमें छोटे से छोटे वर्ड्स ऐसे लिखेंगे कि 0.001% कंपाउंड ऑफ आंवला। वो कंपाउंड ऑफ आंवला क्या होता है भैया? 0.001% कंपाउंडेड आंवला एक्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता। आंवले की पिट्ठी बनके बाकायदा आंवले का रस निकाल के वो पानी में पकाया जाना चाहिए, फिर उस पानी को तेल में पकाया जाना चाहिए, तो आंवले का तेल बनेगा। अब आंवले का तेल आप कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का ले आए मार्केट से, तो उसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट इनकर हो जाएगी कि वो कंपनी को यदि 500 रुपए का पड़ा, तो वो कस्टमर तक जाता जाता 3-4 हजार रुपए का वैसे ही हो जाएगा। तो कस्टमर कहेगा भैया लूट रहे हैं। तो कस्टमर्स को भी ये बात समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार का जो ऑयल है वो बालों के लिए, किसी भी प्रकार का, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मतलब कोई ऑयल यदि है, जैसे आंवला ऑयल हुआ, तिल तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, वो आपके बालों के लिए अच्छा है, बशर्ते आप उसको अच्छी विश्वसनीय जगह से खरीद कर लाएं। और बस उसके पीछे यही रीजन है कि हेयर फॉल के पीछे हेयर फॉल सॉल्यूशन सिर्फ एक ऑयल ही है? नहीं, ऐसा नहीं है।
आप आंवले का सेवन कीजिए। हम अपना जो प्रोडक्ट है हमारा सुआंवला करके, सुवासित आंवला इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसमें हम बोलते हैं असमय बालों का गिरना, नजर का तेजी से गिरते जाना, तो ये 110 रोगों में कार्य करता है। और आपको लगता है कि आप कच्चे आंवले का सेवन कर सकते हैं। सुआंवला के बारे में, जो सुवासित आंवला हमारा प्रोडक्ट है, वो तो हमने इस वजह से बोला है कि लोगों को मिठाई जैसा वो खाने में लगता है, तो वो एक हमने उसका टेक्सचर चेंज कर दिया, तो वो उसमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो उतनी रहेगी। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें को आप जला लीजिए, कच्चे फॉर्म में खाइए, पके हुए फॉर्म में खाइए, उसमें विटामिन सी की मात्रा उतनी ही रहती है। तो एक रीजन केवल यही नहीं है कि आप इसको केवल ऑयल लगाने से ठीक कर सकते हैं अपने हेयर फॉल को। हाँ, यदि आपको इस तरह की दिक्कत है कि बाल आपके बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, इन सब चीजों को आप घरेलू उपाय के तरीके से यूज कर सकते हैं। बट ऐसी स्थिति में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपको ये देखेंगे अपनी एक्सपर्टीज से कि वाकई में आपके जो हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, वो क्यों गिर रहे हैं। उसके बाद फिर रेमेडी शुरू होंगी। बट ये जरूरी है क्या ऑयल लगाना? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 साल से अपने बालों में अभी तक एक भी सिंगल डे मैंने हेयर ऑयल अप्लाई नहीं किया, एक भी सिंगल डे नहीं। MS से 3 बार मैंने हेयर कट भी किया, मेरे हेयर वापस से ग्रो हुए, मैं वापस हेयर कट कराई हूँ, बट आई हैव नॉट अप्लाइड सिंगल डे, लाइक एक भी दिन हफ्ते में एक बार करके देखिए आप। मेरे कहने से आप केवल सरसों का तेल ही लगाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि हेयर ऑयल लगाने से मेरे हेयर फॉल और ज्यादा होते हैं। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? आई फील लाइक इफ आई एम डूइंग समथिंग तो मेरे बालों मतलब आएंगे ऑटोमेटिकली। अगर मैं नॉर्मल कॉम्ब कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो फिर मेरे हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है, बट हाँ। अभी जितने आपके सुंदर बाल हैं, 1 हफ्ते या 10 दिन में लगाइएगा जरूर। और वो इस तरीके से लगाइएगा कि अपनी हथेलियों में लेके और जड़ों तक लगाइएगा। ऐसे नहीं आपने ऊपर से मल लिया, मतलब उस ऑयल को लगाने के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा दीजिएगा, अंदर तक वो जाएगा। और बहुत सारे, क्योंकि डेंड्रफ जो होता है, जो ड्राइनेस बालों में रहती है, वो उसको रिमूव करता ही करता है। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी डिबेट्स हुई हैं कि ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, वो होता है। बट हाँ, यदि ऑयल आप लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, अच्छा सरसों का तेल भी आप लगा लेते हैं। सरसों का तेल बालों में लगाने वाला और खाने वाला अलग अलग नहीं होता। आजकल प्रचलन चला हुआ है कि बालों में लगाने वाला, खाने वाला, ये तो मार्केटिंग का तरीका। सरसों में से निकलना है, चाहे आप उसको बालों में लगाइए, चाहे आप उसको खाने में यूज कीजिए। काला सरसों का तेल लगा लीजिए, काली सरसों वाला तेल लगा लीजिए, पीली सरसों वाला तेल लगा लीजिए, उतना ही काम करेगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिलो को अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ, उसका मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, विटिलिगो एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। आयुर्वेदा में इसके लिए बहुत सारी औषधियां निहित हैं। जो सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट है वो है बाकुची, एक बीज होते हैं, और पनवाड़ के बीज। 2 तरह के बीज होते हैं इनका। ऑयल, वो ऑयल भी प्रोसेस से बनता है, उसको एक दक्ष चिकित्सक, हमारे जैसे आयुष चिकित्सक ही उसको बना सकते हैं। मार्केट में भी किसी अच्छी कंपनी का वो आता है, ये है। और ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेदा में, मैं सच बताऊं, इसके पीछे ये कहा गया है कि 3 वर्ष से पुरानी यदि दिक्कत आपको है तो वो असाध्य श्रेणी में पहुंच जाती है, मतलब वो ठीक नहीं होगी, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मेलेनिन जो आपकी स्किन के अंदर पाया जाता है, उसकी विकृति की वजह से ये होता है। बट हाँ, यदि आप ब्रास का पानी, यानी तांबे आदि से जो पानी, जैसे जो लोग जिनको विटिलिगो है, ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी यदि पिएंगे तो उससे लाभ होगा। और खान पान का ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। और एक दस्त चिकित्सक की देखरेख में यदि आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो लाभ होगा। तो विटिलिगो मानसिक स्थिति भी व्यक्ति की खराब करता है, सोशल लाइफ भी खराब करता है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इसका जो रीजन है वो मेलेनिन तो जरूर है, बट बहुत ज्यादा इसके पीछे एक साइंटिफिक आज भी रिसर्च की जरूरत है। वो रिसर्च उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह से की जानी चाहिए। तो बस मैं यही कहूंगा कि ये घर में रह के, खुद करके, सुन के, पढ़ के, रील्स देखकर ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक अच्छे जो इसके एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, जो इस तरह की ट्रीटमेंट्स करते हो इस तरह की बीमारियों के, वही कर पाएंगे। ओके। एक ऐसा कोई मिथ जिसको आपको सुनकर बहुत हंसी भी आती है बट गुस्सा भी आता है एट द सेम टाइम? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। बहुत अच्छे मेरे जो सीनियर्स हैं और मुझसे बहुत अच्छे लेवल्स पे आज वो पहुंच गए कि सर्दियों में कह रहा हूं, सॉरी, शुगर वाले पेशेंट्स गुड़ खा सकते हैं। मतलब बहुत सारे बाबा बता रहे हैं कि गुड़ खा सकते हैं। अरे भैया, शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है
इक्षुक से बने पदार्थ निषेध हैं, यानी जो गन्ने से बने हुए पदार्थ हैं वो निषेध हैं और शुगर वाले पेशेंट नहीं खा सकते। साइंटिफिक कुछ एस्पेक्ट होता है, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, शुगर केन से, गन्ने के रस से चीनी भी बनती है और गन्ने के रस से वही गुड़ भी बनता है। आप मुझसे पूछेंगे गुड़ और चीनी में बेहतर क्या, तो मैं कहूंगा गुड़, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। बट आज के समय में कोई मुझसे पूछे कि गुड़ और चीनी में बेहतर क्या, तो मैं कहूंगा गुड़ चीनी से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि आज के समय में तो गुड़ बन रहा है खराब चीनी से, जो मार्केट में बिक नहीं सकती, और उसके अलावा उसमें न जाने किस किस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं उसको सुंदर अच्छा बनाने के लिए। काला गुड़ कहीं से आपको विश्वसनीय जगह से मिल जाए वो आप खाइए, बट थोड़ी सी मात्रा में। तो आप गुड़ खाइए या फिर चीनी खाइए, आप 1 चम्मच चीनी का खाइए, 2 चम्मच चीनी के खाइए, और उतनी ही मात्रा में यानी 25 से 30 ग्राम आप गुड़ खाइए, और आप आधे घंटे बाद अपना ग्लूकोमीटर से चेक कीजिए, आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। और कुछ लोग तो कहते हैं साहब आप गन्ने का रस भी पी सकते हो क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज होता है। अरे भैया, सुक्रोज उसके अंदर होता है, फिर तो गुड़ के अंदर भी सुक्रोज होता है, क्योंकि वो भी तो उससे ही बन रहा है। चीनी के अंदर भी सुक्रोज हो, फिर तो चीनी भी खा सकते हो, फिर चीनी कैसे मना कर रहे हो? आपकी बात तो खुद ही। बट ऐसे बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं, इनफैक्ट मैंने कई जगह आयुर्वेदा में भी सुना हुआ है कि जैगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको जैगरी लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। शुगर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट जैगरी इज द लाइक इंपॉर्टेंट चीज। इसका जवाब मैडम मैं दे चुका हूं कि आप मुझसे पूछेंगे कि कंपैरिजन में अच्छा क्या, तो मैं कहूंगा गुड़ अच्छा है। बट आपने अभी ये भी बोला कि नहीं खाना चाहिए शुगर वाले पेशेंट्स को। ओके, बाकी नॉर्मल इंसान खा सकता है। शक्कर जो गुड़ जैसी बनती है, गुड़ जैसा पाउडर वाला होता है, वो यूज कर सकते हैं। किसी महाराष्ट्र वगैरह में चीनी को भी शक्कर बोला जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जहर जहर को ही मारता है। नहीं, जहर जहर को मारता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हर जगह इस मुहावरे को घुसा देना वो ठीक नहीं होगा। जहर जहर को मारता है कि मतलब स्नेक वेनम से बनती हैं बहुत सारी ऐसी दवाएं जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्ट की जाती हैं, वो उस समय में आप अच्छा है। बट आप कहें कि जहर जहर को मारता है साहब, और मैं तो ये वाला मुहावरा यूज करके मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं तो गुड़ या चीनी खाऊंगा, मुझे तो फलाने बाबा ने या फलाने डॉक्टर साहब ने बताया, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इस पे मतलब खुली एक डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कहीं भी कोई प्रूफ मुझे करके दिखा दे तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट हम इसमें आपके साथ जरूर करेंगे। चलिए, श्योर। सो मुझे एक स्लीप साइकिल पे आपसे बात करनी है कि ऐसा कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 मिनिमम आवर्स सोना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कहावत ये है कि एक सक्सेसफुल इंसान बस 3 से 4 घंटे ही सोता है और वो इनफ है इंसान के लिए। क्या आप इसमें मानते हैं, ये चीज बिलीव करते हैं? देखिए, एक एवरेज लगाया जाता है हर चीज का कि 6, 7, 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। हम छोटे थे, हम भी सुना करते थे कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के लिए आप गुजारिए, 8 घंटे पढ़ाई लिखाई के लिए, और 8 घंटे अपनी मौज मस्ती बाकी सब चीजों के लिए, बाकी सब काम करने के लिए। बट ऐसा नहीं है। 6 घंटे वाली जो डेफिनेशन है, 7 घंटे वाली, वो एक नॉर्मल एवरेज है इंसान व्यक्ति के लिए, और एक कामयाब व्यक्ति सिर्फ 3-4 घंटे ही सोता है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे कामयाब लोगों के लिए ठीक बात हो, बट ऐसा नहीं है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपको कितनी, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। यदि आपने अपना स्ट्रक्चर, अपना टाइम टेबल डिफाइन किया हुआ है कि मुझे इतने घंटे सोना है, उसके बाद मुझे उठ के ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, टिक 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 टिक, तो आपने ये किया हुआ है, तो वो आपके लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भैया सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। सुबह उठ के किसको पानी पीना चाहिए, किसके लिए वो हेल्पफुल है? तो शास्त्रों में इसके लिए डिफाइन है कि जब सूर्य उग रहा हो, पूरी तरह से उगा ना हो, अशप्रसृति, यानी आप 800 ml तक मैक्सिमम पानी पी सकते हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो के उठ रहा है और वो कहता है जी 1 जग भर के पानी पीऊंगा या मैं 800 ml पानी पीऊंगा और मेरे लिए वो लाभकारी होगा, तो उसके लिए लाभकारी नहीं है। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कामयाब इंसान अगर 4 घंटे सोते हैं तो मैं कल से 4 घंटे सोऊंगा भैया और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो नहीं होगे। आपकी सारे दिन आपको नींद आती रहेगी। तो जितना आपको सोना है उतना सोइए। हाँ, एवरेज टाइम 6-7 घंटे बॉडी को हील अप करने के, हेल्दी रखने के लिए वो अच्छा होता है। तो ये एक एवरेज निकाला जाता है। तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपना एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि मुझे इस काम को करने के लिए इतना टाइम चाहिए तो मुझे करना है। 1-1 मिनट का हमें टाइम सेट करना आना चाहिए। हमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जिस व्यक्ति ने इसको बाइफरकेट करना सीख लिया अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ को बहुत स्वस्थ तरीके से लीड कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बस। आपकी रील से मैंने एक और वीडियो देखा था कि घुटने चेंज कराओ, मजा आएगा।
इसका क्या रीजन है, मतलब हाउ कम इट्स पॉसिबल? मैडम मैंने ये नहीं कहा हुआ है कि घुटने चेंज कराइए मजा ही तो आ जाएगा। आपने भी इसका मतलब मेरी वो वाली टैगलाइन सुनी है, मजा ही तो आ जाएगा। मैंने कहा अगर घुटने चेंज कराने से आपको बचना है, मतलब डॉक्टर ने यदि आपको कह दिया कि आपकी एज ऐसी आ गई कि भैया घुटने चेंज कराने ही कराने पड़ेंगे, तो जब तक बचा जा सकता है तो बचिए। बट आपको लगता है कि अब चेंज कराने पड़ेंगे और ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, तो घुटने चेंज कराने के बाद तो लाइफ इजी होने वाली नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी घुटने चेंज कराए थे, तो उनको उसके बाद बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हाँ, बट यस, यदि आपको लगता है कि अब मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, तो अपनी बॉडी को आप स्निग्ध पदार्थ देना शुरू कीजिए। जैसे जो पंजीरी लड्डू बनते हैं, गोंद वाले लड्डू खाने शुरू कीजिए, मखाना उसमें डालिए। इस तरह की चीजें आप लेनी शुरू कीजिए जो आपकी बॉडी को स्निग्धता प्रदान करे। जो साइनोवल फ्लूइड होता है वो आपका थोड़ा सा मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, उससे लाइफ स्पान आपके घुटनों का बढ़ जाएगा और आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। और हमारे तो बहुत सारे हमारे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको कराते हैं कि दवाओं के साथ साथ इन चीजों का भी सेवन कराते हैं, तो ये हेल्पफुल होती हैं बहुत ज्यादा आपकी घुटनों की लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओके, गॉट इट। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि घुटने चेंज कराओ मजा ही आ जाएगा? नहीं नहीं, नहीं। घुटने वो अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन पुटअप किया। हाँ। क्योंकि 1 मिनट का रील में समय होता है। yes. उसमें हमने क्या कम्युनिकेट करना चाहा और आपने क्या एक्सेप्ट किया, उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। 30-40 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो होती है। बहुत सारे पेशेंट्स व्यूअर्स हमसे कमेंट्स में पूछते हैं आपने इसमें ये तो बताया नहीं है, आपने इसमें ये तो बताया नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको कॉमन सेंस से समझनी पड़ेगी कि अगर ये बताया तो ऐसा करके देख लेते हैं। चलो, एटलीस्ट आयुर्वेदा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ से भी लोगों को अपडेट करे। दैट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम आपके अकॉर्डिंग क्या है? हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम हमारे अकॉर्डिंग, ये वाला सवाल वैसे तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट आपका क्वेश्चन अच्छा है। सबसे बड़ा स्कैम तो यही है कि व्यक्ति को रोग होता है इतना सा और इतना बड़ा करके उसको दिखाया जाता है। तो व्यक्ति को इतना, आजकल तो सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, तो आपको स्क्रॉल करके अच्छी अच्छी, हम लोग भी इस पे खूब बार बात करते हैं। इसी वजह से मैं अपनी रील्स में बताता हूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको इन वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस पॉडकास्ट के दौरान भी आपने देखा होगा, मैंने कोई ऐसी मैजिकल रेमेडी, मैजिकल चीज नहीं बताई कि आप ये कर लेंगे तो आपको बिल्कुल बस मजा ही तो आ जाएगा। मैं रील्स में जरूर बोलता हूं कि लेकिन शुरुआती स्तर की दिक्कतों में तो सबसे बड़ा स्कैम यही है कि आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि अगर मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई है तो आपको कम से कम सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए जरूर जाना चाहिए। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना चाहिए कि ये वाले डॉक्टर मेरे लिए ठीक हैं, ये वाले डॉक्टर मेरा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल प्राइस में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा स्कैम यही है। अब दूसरा, हम इसको तो स्कैम खैर नहीं कहेंगे, आप ऑडी या बीएमडब्ल्यू के शोरूम में गए कार खरीदने, तो वो आपको प्राइस तो वहां पे बीएमडब्ल्यू और ऑडी वाले देने पड़ेंगे ना। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे मारुति 800 में बीएमडब्ल्यू मिल जाए? वो स्कैम नहीं है। लोग उसको भी स्कैम मानते हैं, बट वो स्कैम नहीं है। आप 7 स्टार रेटेड में, जहां पे आपको फैसिलिटीज 7 स्टार होटल्स वाली मिल रही हैं, और आप ये चाहते हैं कि मुझे 7 स्टार के प्राइस में 1 स्टार होटल वाली प्राइसिंग आ जाए, तो नहीं आएगी। तो हो सकता है आप मुझसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि मैं भी ऐसा जवाब दूं, तो मैं नहीं दूंगा। स्कैम यही है कि छोटी सी बीमारी को बड़ा करके प्रचारित किया जाता है। ऐसा बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, जो जैसे कर पा रहा है वो वैसे कर रहा है। इनफैक्ट आजकल हम कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम अगर मुझे कोई प्रॉब्लम मेरे सिर पे है, लेकिन वो मेरी बॉडी फुल चेकअप करेंगे और जरूरत पड़ने पर मेरे पैर को भी चेकअप करेंगे। ऐसा क्यों? जहां पे कोई चीज की जरूरत है उससे एक्स्ट्रा क्यों चीजें किया जा रहा है? मैडम, इसका ये क्वेश्चन तो वैसे मैं अगर आपसे पुटअप करता तो आप भी जवाब दे देते। बट स्टिल 1 रुपये के सामान की यदि जरूरत है और वो 10 रुपए उसके आपसे लिए जा रहे हैं, तो 10 रुपए तो दिखाने पड़ेंगे ना, मैं आपसे क्यों ले रहा हूं। देखिए, शादी अगर घर में है, बेटे की हो चाहे बेटी की हो, किसी की भी घर में शादी है, तो शादी 1 लाख रुपए में भी हो सकती है, 10 लाख में भी होती है, 1 करोड़ में भी होती है, 10 करोड़ में भी होती है। तो वो सारा पैसा जो 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ वाला है, वो सारा पैसा कहां जाता है? बट इसकी जरूरत ही नहीं है ना एक्चुअल में। मैं ये जवाब आपसे चाह रहा था। ओके, अब हम रैपिड फायर के साथ स्टार्ट करेंगे। गुड टू गो। ईडी, बॉडी इशू या माइंड इशू? बॉडी एंड माइंड बोथ। ओके। हेयर फॉल, शैम्पू, ऑयल या फिर स्ट्रेस? स्ट्रेस। विटिलिगो, मिथ ज्यादा या बीमारी?
बीमारी। सबसे डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग? रिपीट कीजिए। सबसे लाइक एक वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग? आज के समय में तो कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो सारे वियर्ड हैं। हम लोग थाली में भोजन लेके बैठे हैं, रात को हम लोग दही खाते हैं, दही के ऊपर से हम नमक डालते हैं जो डलना ही नहीं चाहिए। वियर्ड प्लस डेंजरस? वियर्ड प्लस डेंजरस की बात करें तो सबसे वियर्ड और डेंजरस तो यही है कि हम लोग मीठा खाते हैं भोजन करने के बाद, लेकिन आयुर्वेद में कहा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैंने 6 रस आपको बोले हैं, इसी सीक्वेंस में इन रसों को खाया जाना चाहिए। सबसे पहले खाया जाना चाहिए मधुर मीठा, उसके बाद अम्ल एसिडिक, लवण कटु यानी कड़वा, तिक्त चरपरा, कषाय जो कॉम्बिनेशन होता है कड़ुए का और मीठेपन का। तो इस सीक्वेंस में चीजों को खाया जाना चाहिए। इस सीक्वेंस में कोई खाता है? 99% लोग भोजन करने के बाद ऐड भी जो बनता है कुछ मीठा हो जाए। एग्जैक्टली तो इसी पे आने वाली भोजन करने के बाद नहीं, भोजन करने के बाद अगर आप मीठा खाएंगे तो बहुत सारी विकृतियां शरीर में आएंगी। भोजन करने से पहले खाएंगे, वो आपकी अतिरिक्त भोजन खाने की स्थिति जो है उसको भी शांत करेगा। आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो धीरे धीरे आप देखेंगे भोजन करने से पहले यदि आप मीठा खा लेते हैं तो जितनी कैलोरी की जरूरत आपकी बॉडी को है तो उतनी कैलोरी की कुछ पूर्ति तो कर दी मीठे ने, बाकी कर दी 2 रोटी ने पूरी। तो आप मेरे कहने से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि जितने भी लोग आज मेरे पॉड को सुन रहे हैं वो केवल स्वाद की वजह से मीठे को भोजन करने के बाद ना खाएं। मीठे को खाना खाने से पहले शुरू करें और उसके बाद आप अपना भोजन शुरू करें। आप देखेंगे कि यदि आप डाइटिंग पर हैं या और किसी वजह से आप अपना भोजन की मात्रा कम करना चाह रहे हैं तो वो कम होती चली जाएगी। तो सबसे वियर्ड और डेंजरस कॉम्बिनेशन की जो बात है तो मैं यही कहूंगा, भोजन के बाद मीठा खाना, मीठा आप खाइए पहले। ओके, मेरे इसी पे एक सवाल था, सडनली मुझे अभी क्विक किया कि शुगर और आपने जैगरी की जो बात की थी, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शुगर इनटेक ज्यादा करेंगे तो आपके स्किन प्रॉब्लम्स भी बिल्ड ऑन होंगे। क्या ये जैगरी के साथ भी सेम है या नहीं? एग्जैक्टली, जैगरी के साथ भी सेम है। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है। ऐसा हो सकता है कि आप अच्छी जगह से आपने कहीं से गुड़ लिया और आप चीनी खा रहे हैं तो गुड़ हो सकता है बाद में गुड़ के हार्मफुल इफेक्ट्स आए। अब ये मत कहना कि मेरे बाबा तो 100 साल से गुड़ खाते हुए आ रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में जो 18, 20, 30, 40 वर्ष की उम्र तक वो सब नहीं खाया जो हम खाते हैं। उन्होंने तो वो भोजन खाए हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ऋतु के हिसाब से, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 स्तंभ होते हैं जीवन के, उन्होंने तीनों को फॉलो किया। हम तो नहीं फॉलो करते। तो इसी वजह से आप गुड़ खाइए या चीनी खाइए, आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिखेंगे। हो सकता है 2 दिन लेट दिखें, बट दिखेंगे। आपके अकॉर्डिंग मतलब मेल और फीमेल के लिए दोनों एक एक कोई इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत वियर्ड चीज जो उनकी हैबिट होती है जनरली? फिर से मैं वही कहूंगा, टॉयलेट में फोन लेकर जाना। मेल्स भी लेकर जा रहे हैं और फीमेल्स भी लेकर जा रही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन जो वो उनको छोड़ देनी चाहिए, कोई हैबिट दोनों के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए स्पेशली अलग अलग? मतलब आप ये चाह रहे कि मैं मेल्स के लिए अलग से बताऊं और फीमेल्स के लिए अलग से बताऊं? हाँ, ठीक है। ऐसी कोई हैबिट जो आपके अकॉर्डिंग है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए उन्हें? ये चीज नहीं करनी चाहिए फीमेल्स को, तो जो नहीं करना चाहिए वो कम से कम बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ भोजन, रात का रखा हुआ आटा, रात की रखी हुई दाल, जितनी भी इस तरह के भोजन हैं वो घर में नहीं परोसने चाहिए। और मेल्स के लिए जो है वो सबसे बड़ी चीज जो उनको क्विट करनी चाहिए, वो क्विट करनी चाहिए आज के समय में स्मोकिंग। और स्मोकिंग भी यदि आप नहीं करते हैं तो उसके अलावा देर रात तक जागना। ये महिलाएं तो पूरे दिन से थकी रहती हैं, काम में लगी रहती हैं, जल्दी नींद आ जाती है। मेल्स भी लगे रहते हैं, बट हाँ, मेल्स को ये प्रॉब्लम, क्योंकि उनका माइंड कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिविटीज में रहता है रात के समय में, तो ये चीजें क्विट करनी चाहिए। देर रात को फोन स्क्रॉल करना, ये सब चीजें चलाना, ये क्विट करनी चाहिए। बट डॉक्टर निशांत जी, आपने ये बोला कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा बहुत बार कहा जाता है, इनफैक्ट मैं भी कई पॉडकास्ट अटेंड की हूँ, कि बासी खाना उनके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा क्यों? मैम, बासी खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसका रीजन ये है कि जो बातें सही है वाकई में, जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, यदि उससे अलग हम पब्लिक को कुछ परोसेंगे ना, चटपटी बात, तो वो उसकी एक्सपेक्टेंसी,
एक्सेप्टेंसी कहा जाना चाहिए, वो लोगों की ग्रहण शक्ति उसकी ज्यादा बेहतर हो जाती है, लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है सुनने के लिए। जैसे आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज परोसी जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, वो तो बैटरी का पानी है, ये है वो है। तो ये सब चीजें बहुत चटपटे तरीके से अगर परोसी जाएंगी तो वो लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ और सिर्फ वर्ष में एक बार वो, उसको कैसे उत्सव कह सकते हैं, त्योहार कह सकते हैं, बासोड़ा करके आता है, उसमें यदि आप बासी भोजन खाते हैं तो तीनों दोष, आपका काल जो चल रहा है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन उस दिन की है, वो आपके काफी हद तक बैलेंस हो जाते हैं अगर उस दिन आप बासी भोजन करते हैं। बाकी 364 दिन में आपको बासी भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश आप कीजिए कि आप ताजा भोजन ही कीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा यदि प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में रात की रखी हुई बासी रोटी आप खा सकते हैं, वो भी एक सेट पीरियड ऑफ टाइम तक, 10, 12, 15 दिनों के लिए, उसके बाद नहीं। और वो भी दूध में डालकर, वो भी ऐसा नहीं है कि आपने चार के साथ खा ली या किसी और चीजों के साथ खा ली, उसका भी एक प्रोसेस है। ओके। अगर कोई एक रूल आप सेट करना चाहेंगे आज के यूथ के लिए या फिर किसी भी जनरेशन के लिए, वो रूल कौन सा होगा और क्या होगा? वॉशरूम वाला नहीं। वॉशरूम वाला नहीं है, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। रूल अगर सेट करना चाहेंगे सोशल लाइफ के लिए, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल हम जो अपने सर्कल में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो रूल अगर आप मुझसे कहें कि आप मिनिस्टर बन गए ऐसी किसी विभाग के, तो आप क्या करेंगे? तो मैं बस उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप उसको लॉन्ग लाइफ तक के लिए अपनाएं। उसको सिर्फ अपनी लाइफ खराब करने के लिए, सिर्फ रोमांस करने के लिए, इन सब चीजों के लिए उसको मत अपनाएं। तो मैं बस यही रूल सेट करना चाहूंगा। अगर मैं होता तो मैं ये जरूर करूंगा कि आप देख लीजिए। और मैं निवेदन सब लोगों से यही करूंगा कि आप अपना जीवन साथी यदि चुनना चाहते हैं तो लाइफ लॉन्ग के लिए, अपना पूरा जीवन उसके साथ व्यतीत करने के लिए उसको अपनाएं। बस मैं यही कहना चाहूंगा। ओके, नाइस। अभी मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहूंगी जो बहुत कम लोग इस पे सवाल करते हैं और हर किसी के मन में ये सवाल होता है बट वो कोई करता नहीं है, मास्टरबेशन। क्या आपको लगता है मास्टरबेशन की जैसे आधी बीमारी जो है वो पैदा हो रही है या नहीं? देखिए, मैंने वही कहा है कि एक समय के बाद विकृतियां शुरू हो जाती हैं, आदत पड़ जाती है। ये एक हद तक, एक लिमिट तक गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये गलत है, उसकी आदत पड़ जाती है। आपको यदि लगता है कि मैं अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो वंस अ वाइल इसको अपनाते हैं। वंस अ वाइल यदि आप इसको अपनाएंगे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन चीजों की आड़ में, इस सब्जेक्ट की आड़ में, इस पॉइंट की आड़ में जो चीजें बोली जाती हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है। वो स्पर्म इजैकुलेशन यदि आप कभी कभी इस प्रोसेस से करा रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, बट यस, यदि आपको उसकी आदत पड़ गई है तो वो आपकी बॉडी के लिए शुक्रक्षय बहुत ज्यादा बुरा है, गलत तरीके से। ओके जी, थैंक यू सो मच, आपने इस चीज पे मुझे आंसर किया कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है बट जनरली लोग नहीं पूछते हैं, तो इसलिए नहीं, अच्छा सवाल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों को देना चाहेंगे जो बहुत सारी बीमारी से जूझ रहे हैं बट टूट चुके हैं कहीं ना कहीं, और आप उनको कुछ मोटिवेट करके कुछ चीजें बताना चाहेंगे जिससे वो काफी मोटिवेटेड फील हो, और उनके लिए शायद लोग उन्हें नहीं बताते बट आपके थ्रू उन्हें कुछ पता चल सकता है कि या दिस कैन बी द रीजन? मैं इसके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि वो समय था, ये समय भी चला जाएगा, और ये समय है तो वो समय भी आएगा। ईसीजी में वेव्स आपने देखी होंगी, सीधी लाइन आ जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है, और वो ऊपर नीचे उस स्थिति में रहें। तो मैं आवाम को बस यही समझाना चाहूंगा कि वो अच्छी रहती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेटेड रहें। मैंने देखा है कि उस बीमारी को लेके लोग बहुत ज्यादा हावी अपने दिमाग पर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हावी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने प्रकृति बॉडी की इस तरह की बनाई है, यदि आप उसको और ज्यादा खींचना चाहें, अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करना चाहें, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है योगा से। और एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक, 10 चिकित्सक की देखरेख में यदि आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं, केवल मुखार्त औषधियां, जो मुंह से खाने वाली औषधियां हैं, उन पर डिपेंडेंसी अपनी ना रखिए। आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से जिए, नेचर का सहारा लीजिए, प्रकृति में जाइए। प्रकृति के जितने पास आप जाएंगे, आपको हो सकता है लगे कि ये सब फालतू की चीजें हैं, लेकिन ये सब फालतू की चीजें नहीं हैं। सूर्योदय से पहले उठना यदि लिखा गया है तो उसका कोई मीनिंग है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हर व्यक्ति के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दिन में प्रतिदिन 6, 7, 8 किलोमीटर जरूर चलता हूं। सुबह में कई बार
पॉसिबल नहीं हो पाता, शाम को जाता हूँ, शाम को पॉसिबल नहीं होता, रात को 9-10 बजे उठ के जाता हूँ, बट जाता हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको वॉक पे जरूर जाना चाहिए जितना आप जा सकते हैं। 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपको जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और जो आजकल आपको रील्स में या बाकी सब चीजों में परोसा जा सकता है। आपने गर्म पानी पी लिया तो 14 दिनों में वैसा हो जाएगा, आपने उतना टेम्परेचर का पानी पी लिया तो 18 दिनों में वैसा हो जाएगा। इन चीजों से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको विवेक अनुसार काम लेना चाहिए। भागवत गीता का आपको पठन पाठन करना चाहिए जितना भी आपको मौका मिले, जब भी मौका मिले। तो ये चीजें आध्यात्मिक लाइफ आपको लीड करनी चाहिए। जब डॉक्टर के हाथ से भी बात निकल जाती है तो वो कहता है जी सेवा कीजिए। तो सेवा के में ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अपनी शरीर की सेवा भी आप खुद कर सकते हैं। वो इसी तरह से कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा घूमने जाइए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स फील कराइए। आप खुद लूडो बैठ के खेल सकते हैं, स्नेक लैडर्स खेल सकते हैं, अपने बच्चों को साथ टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। यदि आप हर समय उस बीमारी को अपने दिमाग पर हावी रखेंगे तो वो उतना ज्यादा और परेशान करेगी आपको। थैंक यू सो मच गाइस आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मुझे काफी ज्यादा मजा आया डॉक्टर निशांत गुप्ता के साथ। काफी सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स मिले एंड आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आपको मिल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में जो लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे डॉक्टर निशांत ने दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट और आई एम डैम श्योर कि इस पॉडकास्ट को देखते ही आपको मजा ही आ आ जाएगा। जाएगा। थैंक यू सो मच।